चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन को ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। पिछले 2-3 दिन में जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आई हैं उन्हें किस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से तैयार करना है मैं आपको वो बताना शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहली खबर जो कि बहुत बड़ी खबर भी है, जो 2-3 दिनों से लगातार चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में। ये बात कौन नहीं जानता, LOC इज फॉर इंडियन पाकिस्तान, LSC इज फॉर इंडियन चाइना। आप में से कौन नहीं जानता अलग अलग लोकेशंस के बारे में। हम लोगों ने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन आंसर सेशन जब किया था वहां पे मैंने आपको देपसांग प्लान, गालवान वैली, पोंगोंगसो, सो मिरीरी, ये सब चीज़ों के बारे में बताया था। नॉर्थ से साउथ मैपिंग करनी, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मुझे आप ये बताओ कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इंडिया और चाइना का, मैं इसको क्यों पढ़ूं? क्या मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जयशंकर जी ने क्या कहा या चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का यहाँ पे अजीत डोवाल साहब का क्या रोल है? नहीं, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता है। बस यही चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि न्यूज़पेपर में आने वाली हर चीज को एज इट इज नहीं पढ़ा जाता। तो सबसे पहले मेरे साथ देखो कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। ये है यूपीएससी मेंस 2024 का पेपर। स्टूडेंट्स साल भर इंडिया चाइना के बारे में पढ़ते रहते हैं, मगर उसके बाद भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए कि वेस्ट इज फोस्टरिंग इंडिया एज एन अल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना सप्लाई चेन एंड एज अ स्ट्रेटेजिक अलाई टू काउंटर चाइनाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है जहां पे वेस्ट, इंडिया और चाइना को कंपेयर करके क्वेश्चन पूछ लिया। आप में से किसने चाइना +1 स्ट्रेटेजी के बारे में अभी तक मेरे साथ नहीं पढ़ा? हम लोगों ने शायद 10 या 11 महीने पहले एक छोटे से वीडियो में डिस्कस किया था, आप अभी भी जाके देख सकते हो। वो चाइना +1 स्ट्रेटेजी क्या है? हम लोगों ने फ्रेंड शोरिंग के बारे में पढ़ा था। ये जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको इनके बारे में पता है और अगर आप उन्हें अपने आंसर में यूज कर रहे हो कि कैसे चाइना का एक अल्टरनेटिव भारत को बनाने की कोशिश की जा रही है थ्रू द वेस्ट, मल्टीपल टाइम ये आर्टिकल अपीयर होने लग गए थे कोविड पैंडेमिक के बाद में कि जो कंपनीज है वो चाइना से एक दूसरा हब बनाने के लिए कंट्री को ढूंढ रही हैं जहां पे वियतनाम बाजी मार रहा है। क्या हमने इस न्यूज को नहीं पढ़ा? बट सवाल ये उठता है कि जब क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, इनकी न्यूज अपीयर हो रही है तो आपको अपने कान, नाक, दिमाग खुले रख के इन चीजों को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा कि ये चल क्या रहा है। तभी आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। ये मैटर ही नहीं करता कि आपने ये आर्टिकल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, क्योंकि पढ़ने से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा और न पढ़ने से भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन हुआ। मैं भी आपको और क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो, चाइना के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हम एक बार उस पर नजर डालते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ये 2021 में पूछा गया, राइट? क्या बोल रहा है? यूएसए इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ अ चाइना दैट इज मच मोर चैलेंजिंग देन द ईस्टर्न सोवियत यूनियन। देखो उसने क्या करा, उसने कोल्ड वॉर एरा मतलब कि वर्ल्ड हिस्ट्री में ले गया और बोला कि उस समय जो यूएसए और सोवियत यूनियन की राइवलरी चल रही थी, मतलब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और कैपिटलिज्म, उससे भी ज्यादा बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आज चाइना दे रहा है यूएसए को। 2021 का एक क्वेश्चन है। क्या आप ये बात नहीं समझ पा रहे कि ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है? वहां पे आपको उस एंगल को मेजॉरिटीली बताना था। बस अगर आपको वो चीज पता है तो आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, हर क्वेश्चन में जितने भी अभी तक मैंने आपको दिखाए, उन हर क्वेश्चन में आपको हर जगह सिर्फ कॉमन पॉइंट्स ही लिखने हैं। यही मेंस की एक बहुत मजे की बात होती है। ठीक है, अब मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए, अब मैं आपको दिखाता हूं कि इन चीजों को प्रिपेयर किया कैसे जाता है। तो देखो, ऐसे रैंडम आर्टिकल पढ़ने से अच्छा है कि आप लोग इंडिया और चाइना के रिलेशंस पे अपने कुछ नोट्स बनाओ। वैसे तो मैंने आपको सारे प्रिपेयर करके भी दिए हैं, इन पे एलैबोरेटिव लेक्चर्स भी दिए हैं, बट देन टू आपको मैं बार बार कहता हूं कि अपने शब्दों में कीवर्ड, यहां पे 5 शब्दों में जो मैंने आपको पूरा ये एक पेज बना के दिया है, इसके हर पॉइंट पे, जैसे यहां पे मैंने आपको डाइवर्जेंस बताया है एग्जाम्पल के तौर पे, इंडिया और चाइना के रिलेशंस में क्या क्या डाइवर्जेंस है। मैंने आपको इतनी बड़ी कहानी लिख के बताई, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है मैं एकदम शॉर्ट नहीं कर सकता, मुझे समझाना भी है। बट इतना पढ़ने के बाद, इतना मुझसे लेक्चर सुनने के बाद आप लोग यहाँ पे कीवर्ड लिखो, ये आपकी मेहनत है। फिर जैसे मैंने कन्वर्जेंस के बारे में बताया, जहां पे हमारी सहमतियां हैं दोनों देशों की, उसके कीवर्ड लिखो।
इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे इंडिया और चाइना के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट, जैसे कि हिमालयस के थ्रू सेपरेटेड है, राइट। जैसे कि दोनों जो देश हैं दे आर वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, राइट। फिर जो 5 फिंगर पॉलिसी की हम बात करते हैं, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, और इधर तिब्बत बैठा और इधर चाइना एक साइड से इन सबको घेरने की कोशिश कर रहा है। ये आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, वेस्टर्न बाउंड्री, मिडिल बाउंड्री, ईस्टर्न बाउंड्री, ये हमको पता होना चाहिए, राइट। वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल, ईस्टर्न, चाइना के अग्रेशन का कारण क्या है, ये जो 5 पॉइंट प्लान है टू डी एस्केलेट एलएसी स्टैंड ऑफ। अब देखो मजे की बात, अगर किसी स्टूडेंट ने ऑलरेडी ये चीज पढ़ी हुई है, जो कि मैंने आपको बहुत इलेबोरेटली पढ़ाई है ना। अब अगर किसी ने ऑलरेडी ये 5 पॉइंट प्लान जहां पे एलएसी स्टैंड ऑफ पे डी एस्केलेशन का हमने बनाया था, अगर आपने ये ऑलरेडी पढ़ा है और मान लो कि आपने ये न्यूज नहीं भी पढ़ी कि एलएसी टेंशंस को खत्म करने की कोशिश कैसे कर रहा है भारत और इंडिया, आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये चीज पढ़ी हुई है। इसी को छाप दो जाके कि हम कंसेंसस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, इट विल लीड टू म्यूचुअल बेनिफिट एट द बॉर्डर, वी विल अबाइड बाय द प्रोटोकॉल विच विल बी सेट बाय द इंडिया एंड चाइना बोथ। डायलॉग और कम्युनिकेशन की जरूरत है, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर दैट इज सीबीएम फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन बॉर्डर एरियाज, इसकी जरूरत है बस। मतलब एलएसी स्टैंड ऑफ पे अगर कोई भी क्वेश्चन आया, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना दे, वो इन पॉइंट से आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में जैसे अब साउथ एशिया और चाइना के राइजिंग इन्फ्लुएंस पे क्वेश्चन आ गया। अब सोच के देखो, सिर्फ अपने दिमाग में इमेजिन करो, एक वो स्टूडेंट है जो साउथ एशिया में कुछ कुछ अलतूबी बातें लिखने की कोशिश करेगा, और एक वो स्टूडेंट है जो बीच में बनाएगा चाइना, यहां पे खींचेगा फ्लैंक कि जो मेजर साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जैसे हमारी नेबरिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उनके साथ उसके कैसे रिलेशन है, वो मैंने आपको यहाँ पे 4-4 पॉइंट्स में प्रोवाइड कर रहे हैं और समझाया है पढ़ाते हुए कि इसको कैसे लिखना है ना। जितने भी मेंस के क्वेश्चन है, देखो सीपीईसी पे पूछता है वो बार बार क्वेश्चन, 2018 का दिख रहा है, 2017 का क्वेश्चन देखो, मल्टीपल टाइम अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक बार छोटा सा प्रिपेयर करके बैठ जाओ ना, बस यही तो मैंने आप लोगों के लिए किया है। इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, मैं आपको ये समझा रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ इतना अगर आपने कर लिया कि मेंस के जितने भी क्वेश्चन है, जैसे कि ये, अगर इनको आप बार बार रिवाइज कर रहे हो, बार बार जो स्टैटिक पोर्शन है उसको पढ़ रहे हो, दुनिया की कोई ताकत आपसे इंडिया चाइना के क्वेश्चन को गलत नहीं करवा सकती, एंड यू विल फेच द मैक्सिमम मार्क्स आपके कॉम्पिटिटर से। अब जैसे हाइड्रो हेजीमनी है, आप में से कौन ये बात नहीं जानता कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे लगातार ये खबरें चल रही हैं कि वो लोग एक डैम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पूरी इकोलॉजी को बर्बाद कर देगा। आप बोलोगे हाँ सुन तो रहे, बट क्या आपने इस पर्सपेक्टिव को, ब्रह्मपुत्र नदी की मैपिंग तो सबने कर ली, बट क्या आपने इस पर्सपेक्टिव को कभी इस तरीके से सोचा कि ये तो एक तरीके की हाइड्रो हेजीमनी है चाइना की, जो कि गलत है। तो इस पे अगर क्वेश्चन पूछा तो मैं क्या लिखूंगा, आप लिख ही नहीं पाओगे जब तक आपने पहले से प्रिपेयर नहीं किया है। कोई भी नहीं लिख सकता। अगर मैंने भी ये क्वेश्चन पे पहले नहीं सोचा होता, मैं कैसे बता पाऊंगा कि 2/3 ऑफ ग्लेशियर्स तिब्बतन प्लेटू पे 2050 तक खत्म होने वाले, मैं कैसे बताऊंगा कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की चाइना के। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट है। अगर इंडिया के वाटर चैलेंजेस चाइना के इस डैम के थ्रू मुझे बताने हैं, तो मुझे स्पेसिफिकली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, कितनी रिवर तिब्बतन प्लेट्यू से ओरिजिन होती है जो डायरेक्टली इंडिया में आती है, सारी बातें बतानी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो ये चीजों को आप इस तरीके से प्रिपेयर करो, इट विल फेच यू वेरी गुड मार्क्स इन मेंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है उस पर ऑलरेडी मैं आपको 1-2 मिनट की बेसिक बात बता चुका हूं, जो मदरसा का टॉपिक चल रहा है ना, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। बट जो चीज मैंने आपको नहीं बताई, और मैं हर बार नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका काम है, अब जैसे ही आपको यहां पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस लिखा हुआ दिखता है, तो एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि वो आर्टिकल 25 से 28 को जाके पढ़े। ये उसे कोई भी नहीं बताएगा, और बताने की जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए। जैसे ही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन दिखा, पहले तो मदरसा वाला टॉपिक ध्यान में आ जाना चाहिए कि हाँ यार वो चल रहा था, एनसीपीसीआर ने फंडिंग बंद करने के लिए बोला, फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए कि तो सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, ये सब बातें चल रही हैं। बट मुद्दा क्या है? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एक फंडामेंटल राइट का मुद्दा है, तो वो जाके पढ़ो। तो तुरंत जाके देखो कि आर्टिकल 30 में बताया गया है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो क्या माइनॉरिटीज जाके ये बोल सकती हैं कि सरकार का कोई अधिकार ही नहीं कि आप हम पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आओ? जवाब है नहीं, राइट?
तो यहां पे ये जो आर्टिकल है जो कि माइनॉरिटीज को राइट देता है टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये किस तरीके का फंडामेंटल राइट है और इसमें किस किस तरीके के उनको राइट मिलते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यहां बहुत स्पेसिफिकली मैंने आपको हर चीज डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। आप किताब पढ़ो, इसको रेफर करो, आपको हर चीज अपने आप समझ में आती जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैंने आर्टिकल 30 बताया जो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से डील कर रहा है, बट यहीं पे आर्टिकल 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से लेकर आपको 25, 26, 28 तक सब पढ़ना है, A to Z। अब ये आपका काम है। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें, जैसे आज भी जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूं आर्टिकल 25 में कि चलो बताओ ये कंसाइंस, प्रोफेस, प्रपोगेट और प्रैक्टिस, इनके मतलब क्या होते हैं, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को ये पूरा आर्टिकल रटा है मगर उनको इन शब्दों के मतलब नहीं पता है। एग्जाम्पल के थ्रू मतलब कि भैया कंसाइंस मतलब होता है मेरा अंतर्मन। अब मेरे अंतर्मन से अगर मैंने पिज्जा को भगवान मान लिया तो मैं मान सकता हूं, मेरा अंतर्मन है, समझ रहे हो। अगर मैंने इकोनॉमी को भगवान मान लिया है तो वो भगवान है। वहीं प्रोफेस का मतलब होता है उसे खुलेआम स्वीकार करना। तो एक तो था अंतर्मन की मैंने उसे मान लिया, अब मैं खुलेआम उसे स्वीकार कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, मैंने इकोनॉमी का टैटू बनवा लिया, है ना, ये मैंने स्वीकार कर लिया। मैंने इकोनॉमी की टी शर्ट छपवा ली, स्वीकार कर लिया। मैंने भगवा कपड़े पहन लिए, मैंने भगवान, समझ रहे हो। फिर प्रपोगेट, उसका प्रचार करना, मैंने टीवी पे प्रवचन देना शुरू करे। इस तरीके से आपको फनी मैनर में, शायद अगर आपको अच्छा लगता हो तो, वरना अगर आप बहुत सीरियस हो तो वो भी कर सकते हो, एकदम सीरियस एग्जाम्पल। उस तरीके से आपको यहां पे एग्जाम्पल के थ्रू चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये आर्टिकल 25 था, है ना। फिर 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को किसे कहा जाएगा, उसे 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अब मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को आर्टिकल 26 में ये जो रिलीजियस डोमिनेशन होता है वो कौन सी 3 कंडीशन है उनके बारे में पता नहीं होता। ठीक है, अब अगर आपको ये नहीं पता है और एग्जाम में फंडामेंटल राइट लिखना है तो अपनी मर्जी से बना के तो लिख नहीं दोगे, वो तो जो है वही लिखना पड़ेगा। तो उसको उसी तरीके से जाके पहले पढ़ो, तब जाके वो चीजें बनेंगी एग्जाम में। ठीक है, बहुत बहुत स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको चीजों को, बहुत मेहनत लगी इन चीजों को डिजाइन करने में। ठीक है, आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि डायग्राम 2-2 मिनट में बन जाते हैं, नहीं, इट विल टेक आवर्स टू इमेजिन, टू ब्रिंग देम ऑन पेपर। चलो खैर, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो, ये जो टॉपिक है ये बात कर रहा है शैडो फ्लीट्स में। अब एक स्टूडेंट इस पूरे टॉपिक में या तो 1 घंटा, आधी घंटा, 15 मिनट को लगा सकता है। ठीक है, वहीं एक दूसरा स्टूडेंट इस पूरे टॉपिक को सिर्फ 2 मिनट में खत्म कर सकता है। बस यही कला है जो आपको सीखनी है। क्या, सिर्फ आपको यहां पे मतलब होना चाहिए शैडो फ्लीट से कि चक्कर चल क्या रहा है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, यूएसए ने लगाए हुए हैं सैंक्शंस रशिया पे। रशिया अगर अपनी फ्लीट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगा ऑयल को, और अगर कोई देश उसके साथ ऐसा ट्रेड करता है तो यूएसए उस पर भी सैंक्शंस लगा देगा। ठीक है, अब रशिया ने एक दूसरा अल्टरनेटिव खोजा। रशिया ने सोचा कि चलो मैं अपने शिप्स को नहीं भेजूंगा, मैं इंडिया जैसे देश और बाकी के ऐसे देश या ऐसे प्राइवेट प्लेयर जो इंडिया के प्लेयर्स हैं उनके थ्रू अपने ऑयल को पूरे विश्व में ट्रांसपोर्ट करवाऊंगा। अब हुआ क्या कि अगर इंडिया या मैं कहूं भारतीय सरकार अपने टैग को यूज करके शिप्स को भेजेगी रशिया, उनसे ऑयल लेगी, तो उससे यूएसए के सैंक्शंस भारत पे भी लगने की आशंका है। हालांकि उन्होंने हमें इम्यूनिटी दी हुई है, बट हम रिस्क क्यों ले। तो अब सोचो कितना आसान तरीका अपनाया कि भारतीय सरकार जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होकर, अपना टैग यूज ना करके प्राइवेट प्लेयर्स को ये कह दे कि तुम लोग रशिया से ऑयल लाओ और पूरे विश्व भर में एक्सपोर्ट करो, हमारे यहाँ पे लाओ, उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाओ, उसको भी एक्सपोर्ट करो। अपने तो मजे ही मजे, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं इसलिए बहुत सस्ते में हमें वहां से तेल मिल रहा है, राइट। इसीलिए लॉन्ड्रिंग करने वाली कंट्री का दर्जा हमें वेस्टर्न कंट्रीज ने दिया। मगर ये शेडो फ्लीट क्या है, तो शेडो फ्लीट का मतलब समझते हो ना, शिप का समूह। अब शेडो फ्लीट का मतलब है, या फिर घोस्ट फ्लीट बोल लो, या फिर जैसे डार्क वेब होता है तो डार्क फ्लीट बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। इसका मतलब यह है कि जिनके मालिक का, ओनर का कोई अता पता ही नहीं रहता। एक शिप गई, रशिया से ऑयल उठाया, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर दिया, या भारत में लाया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाया, फिर एक्सपोर्ट कर दिया। अभी जो शिप है जो रशिया से ऑयल ला रही है, ये है किसकी? क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा तो यूएसए सैंक्शंस किस पे लगाएगा।
तो हमने एक ऐसे मैकेनिज्म बना लिए हैं जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स, मतलब जिनके ओनर्स का कोई अता पता ही नहीं है, उनके थ्रू हम फ्लीट्स को रन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा यूएसए बोल रहा है, हम पे क्लेम कर रहा है वो कि ये लोग शेडो फ्लीट का काम कर रहे हैं। तो बस ये पूरा मुद्दा था। अब जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, सिर्फ इतना समझ के रखो कि जो अलग अलग देश होते हैं, जैसे पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट में क्या होता है, जैसे कई देशों के पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, कहीं भी जाओ आपको एंट्री मिल जाएगी डायरेक्ट। और कई देश ऐसे होते हैं, जैसे हमारा एक नेबरिंग कंट्री, उसका पासपोर्ट कहीं भी ले जाओ कहीं एंट्री नहीं मिलेगी, उसके देश में भी कई बार रोक देते हैं। खैर, अब यहाँ पे फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस का मतलब क्या है कि जिस देश का झंडा सबसे ज्यादा माना जाता है उसका झंडा शिप पे लगा दिया जाता है और उसी जगह शिप को रजिस्टर भी कर देते हैं ताकि हर जगह उसकी एंट्री आसानी से हो जाए। बस ये फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस था। ठीक है, फिर इसमें एक और चैलेंज ये है कि जैसे हर शिप का एक इंश्योरेंस होता है, आपको पता है बात। जैसे अगर मान लो शिप ने किसी को ठोक दिया, अब वहां पे ठोकने का मतलब ऐसा नहीं कि खरोच आ गई, फ्रैक्चर हो गया, वहां पे करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। ये तो हो गई बात पैसे की। अगर वहां पे ऑयल भरा हुआ है तो कितना बड़ा मासिव एक्सप्लोजन हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। इसी के साथ साथ जो पर्यावरण को नुकसान होगा वो तो आपके सोच के परे। तो इन सब से बचने के लिए इंश्योरेंस कवर किया जाता है ना। मैंने जान मान की हानि तो गिनी नहीं अभी। तो यहां पे जो इंश्योरेंस है, अब क्योंकि ये तो फ्लीट जो है इसके तो ओनर का ही अता पता नहीं है, तो इसके इंश्योरेंस होते होंगे क्या? सही सब सोच के देखो, वो भी नहीं होता है। तो अगर मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ ऐसा और इन सब चीजों को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उसका भी कोई पता नहीं। तो बस ये शेडो फ्लीट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने का आपका कोई सेंस नहीं है ना, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। वैसे तो मैं आपको 1 मिनट में बता सकता था कि शेडो फ्लीट का कॉन्सेप्ट क्या है, बट ये कहानी इसलिए सुना दी कि आज के बाद आपको ये चीज ना पढ़नी पड़े। ठीक है, चलो अब जैसे नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, और वो बोल रहा है कि 75th एनिवर्सरी आने वाली है, 26 नवंबर, रिपब्लिक डे। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के बारे में आपको कुछ चीजें बता रहा है। अब ये बड़ा ही बेसिक सा आर्टिकल है, मैं तो बोलूंगा कि सब पढ़ लेना एक बार। क्या बोल रहा है वो? इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट, पावर ट्रांजिशन कैसे हुआ, 26 नवंबर 1949, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया, कब अडॉप्ट किया, बेसिक बातें बता रहा है। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि ऑर्डिनरी इंडियन टू रिस्पेक्ट रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, हाँ करेंगे। ठीक है, 1951-52 में पहले चुनाव हुए, कितने इंडियंस ने इलेक्शन से पार्टिसिपेट किया, स्मूथ ट्रांजिशन कैसे होता है इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का, आज 7 दशक हो गए जहाँ पे न्यूमरस इलेक्शन हमारे यहाँ स्टेट्स लेवल पे, नेशनल लेवल पे देखने को मिले। फिर लोगों के राइट्स कैसे अपहोल्ड कर रहे हैं कोर्ट्स। ठीक है, फिर प्रोविजंस को ड्राफ्ट करते हुए फंडामेंटल राइट्स को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, दे वर माइंडफुल ऑफ द पावर ऑफ द माइटी स्टेट, इसलिए उन्होंने फंडामेंटल राइट दिए। फिर फेडरलिज्म के बारे में बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का कैसे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेसेट है। सिविल सोसाइटी, मीडिया के बारे में बता रहा है। बेसिकली ओवरऑल एक आपको पिक्चर देने की कोशिश कर रहा है पॉलिटी की। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लो, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। 5 मिनट में आर्टिकल कंप्लीट होना चाहिए। ये जो टॉपिक है ये मेरी तरफ से पेंडिंग है अभी सेक्शन 6 से और सिटीजनशिप एक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें मैं आपको एक माइंड मैप बना के बहुत छोटे से मैं चीज़ों को डिलीवर कर दूंगा। असम अकॉर्ड के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हो तो अभी भी जाके आप यूट्यूब पे असम अकॉर्ड बुद्धियाईएस टाइप कर सकते हो। ठीक है, नागा पीस अकॉर्ड भी पढ़ाया हुआ है, असम अकॉर्ड भी पढ़ाया हुआ है, राजीव गांधी जी का क्या रोल था वो भी बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में इस आर्टिकल को देखो, पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है नेचर रिस्टोरेशन लॉ जो है इंडिया में, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कर लो। फिर वो बोलता है कि 30% टोटल जोग्राफिकल एरिया लैंड डिग्रेडेशन देख रहा है भारत का। ठीक है, क्या ये बात हमको पहली बार पता चली? जवाब है नहीं। याद करो हम इस टॉपिक को कहां पे पढ़ते हैं, हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं डिजास्टर के अंतर्गत। क्या आपको मैंने बार बार ये बताया नहीं कि कितना फ्लड प्रॉन, बताया क्या है, मेंशन किया है, आपको नोट्स दिए हुए हैं, कितना परसेंट एरिया फ्लड प्रॉन एरिया है, कितना लैंडस्लाइड होता है, कितना लैंड डिग्रेडेशन, ये सारा डाटा आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। उसमें से एक डाटा उसने उठा के डाल दिया। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो बस इतनी है कि नेचर रिस्टोरेशन लॉ रिसेंट में ये किस कंट्री के द्वारा इनेक्ट किया गया? मार्क माय वर्ड्स, यूरोपियन यूनियन के हर कानून को भारत अपना लेता है सूनर और लेटर। इसलिए मल्टीपल टाइम आपको भले ही वो जीडीपीआर हो, क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछता है कि ये यूएसए ने बनाया है क्या कानून। अब जैसे अगर वो आपसे प्रीलिम से पूछेगा तो वो स्पेसिफिकली पूछ लेगा कि नेचर रिस्टोरेशन लॉ किस देश का कानून है, ये रिसेंट में किस देश ने इनेक्ट किया। आपको सिर्फ यूरोपियन यूनियन पता होना चाहिए, दैट्स इट।
इसका कारण सुनो। अब यहां पे उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जहां पे यूरोपियन यूनियन के इस कानून से भारत को कंपेयर किया है। क्या आप ये सोच सकते हो कि इस चीज को मैं एग्जाम के आखिरी दिन तक याद रख पाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं है। आप सिर्फ भारत का याद रख लो, उतना ही मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो कभी भी ऐसे कोई कानून आए, उनके नाम पढ़ लो, ठीक है। बट हाँ, अब जैसे अगर मान लो आप में से किसी का क्वेश्चन हो कि नहीं भैया हमको तो पढ़ना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हमको तो लिखते आना चाहिए, ठीक है। अब इसकी होती है ट्रिक। ट्रिक क्या होती है? इसकी ट्रिक ये होती है कि ये कॉमन सेंस है कि पर्यावरण को बचाने के लिए यूरोपियन यूनियन ने क्या क्या मेजर्स किए होंगे। ये कॉमन सेंस है, मैंने भी नहीं पढ़ा है बट मैं बता सकता हूं कैसे। देखो यार, जितनी चीजों को हम कर रहे हैं ना, उतनी ही चीजों को वो करेंगे। जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना, ये उन्होंने किया होगा, हाँ या ना? जैसे कार्बन सिंक को बढ़ाना, ये उन्होंने किया होगा या नहीं किया होगा? किया होगा। फिर जैसे आप लोगों ने अभी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा है, यूरोपियन यूनियन का ही है, उसको यहां पे मेंशन करो। मतलब कि इंडस्ट्रीज को आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो क्या अगर वो ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, उसको मेंशन करो। 5 पॉइंट तो यही होगा बिना सोचे समझे। कहने का मतलब यह है कि इंडिया के रिस्पेक्ट में आपकी इतनी तगड़ी पकड़ होनी चाहिए कि आप बाकी की चीजों को अपने आप सोच लो वहां बैठे बैठे। दैट्स इट, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा और देखने की कोशिश करें आर्टिकल को। देखो यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि सेकंड लार्जेस्ट वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है वर्ल्ड में। क्या आपको इसके बारे में नहीं पता? पता है। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, अब जैसे मान लो यहाँ पे कैंपा लिखा होता, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का जो प्रोविजन है, क्या हमने वो नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। वही तो चीजें लिखनी है। सबको एक जगह लाके देखने की कोशिश करो बस। जिस दिन आपने इस कला को सीख लिया, आपकी हर चीज अपने आप बन जाएगी, है ना। फिर यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो आएगा ही, फॉरेस्ट है बट ऑफ कोर्स सी बात है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गोल 15, जहाँ पे सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट और कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन की बात चल रही है, तो REDD प्लस तुरंत एक स्टूडेंट के दिमाग में आना चाहिए मेरे बिना बताए, ठीक है। देखो अब जैसे मैं आप लोगों को अभी कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा रहा था, है ना, अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भतोलेबाजी चल रही है। अब यहाँ पे कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन क्या होता है, ये कैसे 2016 में आया, नेट प्रेजेंट वैल्यू इसमें क्या होती है, ये जो कैंपा फंड होता है इसका पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन के साथ में क्या क्या चैलेंजेस हैं, है ना, ग्रीन क्रेडिट स्कीम क्या होती है। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इन्हीं चीजों को, ये जो ग्रीन क्रेडिट स्कीम है, ये जो कैंपा का प्रोविजन है, इसी चीज को आपको अपने आंसर में लिखना पड़ेगा। फिर जैसे इस आर्टिकल ने अभी आपसे लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बात की कि ऑलरेडी मैं आपको लैंड डिग्रेडेशन पे एक यूपीएससी मेंस का बहुत क्लासिक माइंड मैप, उसका इलेबोरेटिव लेक्चर और मेंस में क्वेश्चन आए तो कैसे अटेम्प्ट करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये देखो ये रहा, ऑलरेडी आपके पास ये बात पता है 30% इंडियन लैंड एरिया अंडर डिग्रेडेशन। आपको ऑलरेडी ये बात पता है कि मोर देन 50% उसमें हो रहा है राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में। अब यहां पे 3 इंडिकेटर लैंड डिग्रेडेशन के क्या होते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कार्बन स्टॉक और लैंड यूज चेन। यही तो पता करना है, यही तो चीज पता करनी है। अब ये जो चीज है वो आपको ये आर्टिकल कभी नहीं बताएगा, कभी नहीं। वो आपको सिर्फ ये लिख के दे देगा कि भैया लैंड डिग्रेडेशन ये इतने मिलियन हेक्टर है, 30% इंडिया का एरिया है, मगर वो ये कभी नहीं बताएगा कि कौन से इंडिकेटर है, क्योंकि वो उसका काम ही नहीं है। अरे वो तो आपका काम है ना, आपको एग्जाम निकालनी है। फिर जैसे मैं जो आपको अभी REDD और REDD प्लस के बारे में बता रहा था, है ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब तो फॉरेस्ट प्लस भी आ गया है, वो पता होना चाहिए, है ना। बाकी के जो प्रोविजंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, वो आपको पता होना चाहिए। एक स्ट्रैटेजिक मैनर में अगर आप चीजों को पढ़ रहे हो तो आपको हर बार ये पता होगा कि अगर मैं किसी भी करंट के टॉपिक में किसी टर्म को पढ़ रहा हूं तो उससे किस स्टैटिक पोर्शन को मुझे अटैच करना है और आज किस चीज को जाके रिवाइज करना है। समझ गए? तो सारे स्टूडेंट्स को होमवर्क मिल ही गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोर्सेस में जाओ और जाके इन सारी चीजों को आज की आज पढ़ो। अब जैसे यहाँ पे आज लद्दाख का बताया हुआ है कि लेजिस्लेचर नहीं है, रीजनल ऑटोनॉमी नहीं है, उसके लिए वो लोग लड़ रहे हैं। मल्टीपल टाइम आपको मैं लद्दाख के बारे में बता चुका हूं, यूट्यूब शॉर्ट में, एक यूट्यूब के 2-3 मिनट का एक वीडियो भी बनाया था शायद मैंने, और माइंड मैप के थ्रू भी। अगर लद्दाख पे क्वेश्चन आता है तो सोनम वांगचुक जी के बारे में वो नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे लद्दाख के बारे में, उससे जुड़े 6th शेड्यूल के बारे में,
वो पूछेंगे वहां के ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में, वो पूछेंगे वहां की मैपिंग के बारे में, नहीं भी पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्यों लद्दाख सिक्स शेड्यूल का पार्ट बनना चाहता है, उसके फ्लैंक आपको खींच के बताना पड़ेंगे, उसकी कल्चरल एथनिकल आइडेंटिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, वहां पे क्लाइमेट थ्रेट क्या है, फाइनेंसिस की क्यों जरूरत है, टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। अगर आपने सिर्फ इतनी बातें उसको पकड़ के बता दी तो आपको पकड़ के नंबर दे देगा, समझ गए। तो ये ओवरऑल आज का सेशन था और इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी मेरी तरफ से। कुछ और बातें जो इंडियन एक्सप्रेस में आई हैं, जैसे इस माइक्रोस्कोपिक वॉर्म के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम क्या होता है, टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम से ये अलग कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन किस में किया जाता है, क्यों किया जाता है, और ये जेड मॉड टनल। डोंट वरी अबाउट दिस टॉपिक्स, यू विल get to know about these topics very soon in the YouTube shorts. That's it from my side for today's question answer session. We'll meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.